हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है और उसका लंब केंद्र क्या होता है। इन सब बातों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज की माध्यिका और केंद्रक क्या होता है। तो यहां पर हमारा पहला हेडिंग होगा आज का, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ट्रायंगल। और इसी का केंद्रक भी रहेगा, तो यहां लिखेंगे केंद्रक। एक साथ हम लोग समझेंगे इस बात को। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रायड। सेंट्रायड या इसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो त्रिभुज की माध्यिका और केंद्रक, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, त्रिभुज की माध्यिका यानी हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उसी में ही माध्यिका होगा। तो चलिए हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैं एक यहां बड़ा सा त्रिभुज बना दे रहा हूं। तो इसका नाम ए बी सी मैंने रख दिया, ठीक है। त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मैंने क्या रख दिया, त्रिभुज ए बी सी है। तो देखिए, माध्यिका इसका मतलब ये है कि मध्य बिंदु से कुछ रिलेटेड होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें शीर्ष की, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, मात्र 3। तो अगर हम किसी शीर्ष को उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिला दें तो उसे ही माध्यिका कहते हैं। यानी अगर हम BC का मध्य बिंदु यहीं कहीं मान लें और इसको हम शीर्ष को यहां से मिला दें और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, D, तो यहां पर प्राप्त रेखाखंड AD त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। तो इसी का परिभाषा अगर हमें लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। एक बार फिर सुनिए, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ये इसका परिभाषा है। इस तरह से अगर हमने इस शीर्ष से एक माध्यिका खींचा है तो अभी 2 माध्यिका और आएगा। तो देखिए, ऐसे ही हम यहां पर खींच सकते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ऐसे ही यहां AD का मध्य, AC का मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही एक माध्यिका और खींचेंगे हम। तो यहां पर मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, F। तो इस तरह से 3 शीर्ष था, तो तीनों शीर्षों से हमने 3 माध्यिका खींच लिया। तो यहां पर 3 माध्यिका आ गई। तो चलिए इस पॉइंट को हम नोट करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट यहां पर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला, 3 माध्यिका। 3 माध्यिका मिल गई। कौन कौन है यहां पर माध्यिका, AD CF BE, 3 माध्यिका है। AD BE व CF, 3 माध्यिका हमें यहां पर प्राप्त हुआ है, ठीक। माध्यिकाएं तीनों जो हैं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी को कहा जाता है। यानी किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को
जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। आप अपनी भाषा में कुछ भी बताइएगा, बस सही होना चाहिए। तो यहां पर नंबर 2 क्या मिल गया? केंद्रक। केंद्रक यहां पर कौन है? पॉइंट जी, यहां पर इस त्रिभुज का क्या है? केंद्रक है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। यहां पर देखिए, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं बड़े वाले त्रिभुज को 6 समान क्षेत्रफल में डिवाइड कर देती हैं, 6 समान क्षेत्रफल में बांट देती हैं या विभाजित करती हैं। 6 समान क्षेत्रफल कौन है? एक यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरा यहां, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, माध्यिकाएं इसको 6 समान क्षेत्रफल में डिवाइड कर देती हैं। तो इस तरह से इनका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है? बराबर। तो यहां पर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सभी का एरिया है, यहां पर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं इन सभी का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एरिया त्रिभुज, चलिए यहां से शुरू करते हैं, BGD, BGD ये बराबर होता है एरिया त्रिभुज CGD, CGD बराबर होता है एरिया C त्रिभुज CGE के, बराबर होता है एरिया त्रिभुज E या AEG लिखिए, त्रिभुज AEG। अभी और भी लिखना है, बराबर होता है एरिया AFG, AFG बराबर होता है एरिया त्रिभुज BFG, BFG। ये जो 6 समान भाग आए हैं इनका एरिया आपस में क्या रहता है? बराबर। ठीक, तो अगर हम एक चीज और नोट करें यहां पर, तो अगर ये 6 समान भाग हैं तो ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना हुआ? 1/6, क्योंकि 6 भाग हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये 1/6 होती हैं एरिया त्रिभुज ABC। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 1/6 होती हैं, क्योंकि 6 समान भाग हैं, इनको जोड़ देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसी का 1/6 सब होती हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक, यानी कि ये जो मान है 1/6 ABC का एरिया, ये किसी के भी बराबर हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट इसमें खास बात हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4। यहां जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं उसमें एक खास बात दिखेगा कि जो AG है, ठीक, और जो GD है, AG लंबाई में ज्यादा दिख रहा है और GD उसी का आधा होता है। यानी अगर अनुपात की बात करें तो ये होता है 2 और ये होता है 1। ऐसे ही अगर हम माध्यिका BE की बात करें तो माध्यिका BE में BG कितना होगा? 2 और GE कितना होगा? 1। अगर हम माध्यिका CF की बात करें तो ये CG 2 हो जाएगा और FG कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि जो माध्यिकाओं में अनुपात है यहां पर किस तरह से, AG अनुपात GD, GD बराबर होगा CG अनुपात FG, CG अनुपात FG बराबर BG अनुपात EG, BG अनुपात EG बराबर होगा 2:1। इन सभी का अनुपात कितना है? 2:1। यानी माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। इसको हम दूसरी भाषा में इस तरह से लिखते हैं, या चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, माध्यिकाएं
एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। ठीक है, माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। देखिए यहां पर जैसे हमने माध्यिका आपको बताया, तो माध्यिका AD जो है पॉइंट D BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, इस तरह से BD की लंबाई CD के बराबर होगी। ठीक, ऐसे ही AE की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई CE की होगी। ठीक, और यहां पर जितनी लंबाई AF की है उतनी ही लंबाई BF की होगी। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 5 में हम लिख सकते हैं BD बराबर CD। ठीक, ऐसे ही आपका जितना CE है उतना ही AE है, ऐसे ही आपका जितना AF है उतना ही BF लंबाई में होगा। तो ये जो है मुख्य बात है इस टॉपिक के लिए। बाकी थ्योरम या परिभाषा या पॉइंट बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ से जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जब हम आगे फिर कभी पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहाँ पर अगर कोई नई चीज़ आएगा तो हम उसको ज़रूर बता देंगे वहाँ पर। अगर हम बात करें त्रिभुज की माध्यिका और केंद्रक क्या होता है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी ये तो अलग फैक्ट मैंने यहाँ बता दिया है। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला देने पर प्राप्त रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब हम बात करें त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, तो किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। परिभाषा आप अपनी भाषा में जो भी बोलेगा सही होना चाहिए, हो सकता है आप दूसरे तरीके से बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज की माध्यिका और केंद्रक। उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अगला जो हमारा टॉपिक है, त्रिभुज का शीर्षलंब और उसका लंब केंद्र। अब उसके बारे में समझेंगे, तो इसको हम मिटा दें। तो चलिए अब इसका सफाया हो जाए। चलिए देखिए, अब हमारा जो आज का दूसरा हेडिंग है, त्रिभुज का शीर्षलंब। त्रिभुज का शीर्षलंब, इसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, और इसी का होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। त्रिभुज का शीर्षलंब और उसका लंब केंद्र क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो देखिए, इसके लिए भी हमें क्या बनाना होगा, एक त्रिभुज। तो हमने यहां पर एक क्या बना दिया, त्रिभुज। चलिए इसका कुछ नाम रख दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये है त्रिभुज PQR।
इस तरह से हमने एक त्रिभुज मान लिया PQR। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने माध्यिका शीर्ष से खींचा था, ठीक है, ऐसे ही शीर्षलंब को भी हम शीर्ष से ही खींचते हैं। बस तो दोनों में फर्क क्या है, वहां शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते थे माध्यिका में, इसमें चेंज हो जाता है। नाम क्या है? शीर्षलंब, यानी कि शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा। और यहां पर ये लंब डालने का मतलब वो समकोण बना लेगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यानी इसमें जरूरी ये नहीं होता कि ये मध्य बिंदु पर ही काटेगा, वो इधर उधर भी काट सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए यहां पर हो गया, एक शीर्षलंब मैंने यहां खींच दिया, इसका नाम मैं रख दे रहा हूं A। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? A। यानी कि यहां PA क्या हो गया? एक शीर्षलंब। किस तरह से खींचा गया? किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अभी ये एक शीर्षलंब हुआ है, ऐसे ही और आप शीर्षलंब खींच सकते हैं। चलिए ये दूसरा शीर्षलंब हो गया, ऐसे ही यहां पर ये तीसरा शीर्षलंब हो गया। और तीनों शीर्षलंब यहां पर एक दूसरे को काटते हैं। और ये मान लीजिए कौन सा पॉइंट है? आर्थो सेंटर O। ऐसे ही यहां अगर ये A है तो इसको आप B समझिए और इसको C। तो ये बन गया त्रिभुज का शीर्षलंब और उसका लंब केंद्र। तो यहां पर तीन शीर्षलंब हैं। पहला पॉइंट यही है कि शीर्षलंब इसमें PA है, CR है और QB है। तो यहां पर शीर्ष लंब तीन आए हैं। कौन कौन से हैं? QB, RC व PA, तीन शीर्षलंब हो गया। अब यहां पर दूसरा क्या है? लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? जैसे वहां पर क्या था कि तीनों माध्यिकाएं हैं, जिस बिंदु पर काटती थी वो केंद्रक था। ऐसे ही यहां पर तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या होता है? लंब केंद्र। तो यहां पर लंब केंद्र कौन है? बिंदु O। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं होता कि किसी भी त्रिभुज में उसका लंब केंद्र उसके अंदर ही हो। जो केंद्रक होता है वो तो त्रिभुज के अंदर होगा, लेकिन लंब केंद्र में ये नियम लागू नहीं होता। किसी त्रिभुज में अंदर होगा तो कहीं बाहर भी जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज की, तो उसमें क्या होता है, कम से कम एक शीर्षलंब बाहर चला जाएगा। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है आप सबको पता है? ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं कि ये A B C है। अधिक कोण त्रिभुज वही होता है जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो जाता है। और यहां पर अधिक कोण कौन है? ये, क्योंकि इस कोण का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो इसीलिए ये क्या है? अधिक कोण है। अगर हमें यहां पर शीर्षलंब खींचना हुआ तो कैसे खींचेंगे? शीर्षलंब मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो अगर हम शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे तो यहां पर इस तरह से हो गया शीर्षलंब। ठीक, अब कौन सी भुजा, कौन सा शीर्ष है? C। अगर C से खींचेंगे तो सम्मुख भुजा पर खींचेंगे। तो अब यहां पर खींचेंगे कैसे? तो इसके सामने वाला भुजा तो कोई है ही नहीं, तो इसको हमें आगे बढ़ाना होता है। तो यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से आएगा, यहां पर समकोण बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए अब इसको बाहर बढ़ाना पड़ेगा।
तभी यहाँ पर खींच पाएंगे, क्योंकि 90 तभी आएगा। अब एक और बच रहा है, इस भुजा पर हो गया और इस पर हो गया, अभी ये वाला शीर्ष बचा हुआ है। तो अगर इस शीर्ष से इस पर खींचना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। तो चलिए बाहर की तरफ इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ पर एक लंब खींचेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट अगर नाम देना चाहते हैं तो ये मान लीजिए P है, ये जो पॉइंट है Q और ये जो पॉइंट है R। अब देखिए यहाँ पर तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु A पर काट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर शीर्षलंब एक बाहर आ गया है, एक तो बाहर चला गया है, दूसरा भी इस त्रिभुज के बाहर है। जैसे यहाँ पर तीनों शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर थे, लेकिन यहाँ पर एक शीर्षलंब केवल अंदर है, दो शीर्षलंब बाहर हो गया। तो ये जो घटना है ये केवल अधिक कोण त्रिभुज में ही दिखती है। तो याद रखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है। यहाँ तो दो बाहर है, कुछ ऐसा भी बन जाता है जिसमें कम से कम एक ही बाहर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक शीर्षलंब, एक शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है, ठीक है। यहां तो एक शीर्षलंब ये है, दूसरा ये दोनों ही बाहर हैं, एक अंदर है। लेकिन कुछ ऐसी भी आकृति बन जाएगी जो अधिक कोण त्रिभुज होगा लेकिन उसमें एक ही बाहर होगा। तो कम से कम एक शीर्षलंब कहाँ होता है, बाहर। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम कितने शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होते हैं, तो कम से कम एक। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी में एक खास बात और है, पॉइंट नंबर यहां से देखिए 4। अब जैसे अगर हम बात करें यहां पर कोण की, तो देखिए यहां पर जो कोण ROQ है, यानी ये वाला कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है सामने सामने, इनका योगफल 180 होता है इस केस में, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें कोण P प्लस कोण ROQ या QOR, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ROQ, इनका योगफल सदैव कितना होता है, 180। ऐसे ही अब देखिए यहां पर ये जो एंगल है आपका, ठीक, और ये जो एंगल है, इनका योगफल कितना होगा, 180। तो यहां पर कोण R प्लस कोण POQ बराबर होगा कितना, 180। ऐसे ही यहां पर एक और है, ये कोण और ये कोण, इनको मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 180। तो कोण कौन सा है वो, Q। तो कोण Q प्लस कोण ROP बराबर कितना, 180 अंश। तो इस तरह से एक नया फैक्ट हमें और मिल गया। बाकी पॉइंट तो बहुत हो सकते हैं, तो जो मुझे लगा कि इसमें सीधा सीधा दिख रहा है तो मैंने उसको बता दिया। तो त्रिभुज का शीर्षलंब और लंब केंद्र क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, शीर्षलंब यानी कि शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अगर हम बात करें लंब केंद्र की,
तो किसी त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है, दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि अब त्रिभुज की माध्यिका, केंद्रक, शीर्षलंब और लंब केंद्र क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, मैंने इतना टाइम लेकर के क्यों समझाया है, ताकि आप जितना ज़्यादा जान सके उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसीलिए अगर मैं चाहता तो केवल परिभाषा 2 मिनट में 3 मिनट बता करके ख़त्म कर देता इस टॉपिक को। तो इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया है ताकि आपको चीज़ें और भी जानकारी मिल जाए। तो चलिए, आज का क्लास कैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।